हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं सभी? हाँ जी, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 7 वसंत भाग 2 क्लास 7वीं का चैप्टर नंबर 2। इसका कल हमने चैप्टर 1 करवाया था कल की वीडियो में। आज करवाएंगे चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियाँ। और अगली जो 2 वीडियो आएंगी उनमें दोनों के क्वेश्चन आंसर आएंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वैसे इसको जल्दी जल्दी यूँ ही पढ़ेंगे तो बड़ा टफ लगता है, लेकिन ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और जो जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उन पे आप ऐसे पेन से लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगी क्योंकि किताब भरी भरी दिखती है। तो इसमें चैप्टर में इसका राइटर है नागार्जुन जी। कौन है राइटर? नागार्जुन जी। ये रे राइटर है इसके नागार्जुन जी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हिमालय की बेटियाँ। हिमालय पर्वत देखो, यहाँ पे कहीं कहीं पे हिमालय पर्वत दिखा रखा है और ये रहा, अच्छे से देखिए आप इसको। ये पर्वत है हिमालय। तो यहाँ से देखो कोई कोई हिमालय के पास से पर्वतों से नदियाँ निकल के ये नदियाँ जा रही हैं, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हिमालय की बेटियाँ। नदी, इस चैप्टर में हिमालय की बेटियाँ नदियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा गया है। जो भी ये जो गंगा जमुना, जो बहुत सारी नदियाँ हैं इसमें आगे आएंगे, सभी नाम बताऊंगी। यहाँ पे है तो जैसे सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुला, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, काशी, ये सभी हैं, ये इनकी बेटियाँ हैं हिमालय की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इसके राइटर कौन है? पर फिर से पूछ रही हूँ मैं। राइटर है इसका नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन जी। एक बार लिख के देख लेंगे। जिन बच्चों को मात्राओं में दिक्कत होती है एक बार लिख के देखें उसको। स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से हम। अभी तक मैंने उन्हें बहुत दूर से देखा था। राइटर कह रहा है मैंने इन नदियों को बहुत दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। जो ये नदियाँ हैं तो ये ऐसी लगती थी, बहुत ही शांत है, बहुत ही गंभीर है और अपने आप में ही खोई हुई हैं। संवाद, ये भय के नीचे होता है ना ऐसे डंडा, ये रह बोलते हैं इसको। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती। सम्राट मतलब अच्छी महिला की तरह वो नदियाँ बहुत ही सभ्य औरत की तरह, सभ्य महिला की तरह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति? किसके प्रति कह रहा है राइटर? कह रहा है उन नदियों के प्रति। उन नदियों के प्रति मेरे दिल में बहुत ही अच्छा आदर था, बहुत ही श्रद्धा थी। माँ और दादी की और मौसी की और मामी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकी लगाई करता था। मैं क्या करता था, जब भी देखता था उनमें जाता था तो जैसे माँ, दादी, मौसी, मामी सबकी गोद में नहाते हैं ना बैठ के, ऐसे उनमें डुबकियाँ लगाता था गंगा नदी में। और मुझे ऐसा लगता था ये मेरी माँ है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही सामने थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नदियों पर तो मैं जाता ही था, नदियों पे तो मैं जाता था, डुबकियाँ लगाता था, पर इस बार क्या हुआ कि मैं हिमालय की चोटी पर चढ़ गया तो मुझे ये नदियाँ कुछ अलग सी नज़र आई। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती। जैसे यहाँ से वो निकलती हैं, देखिए आप, जैसे यहाँ से निकलेगी ना बेटा, समझने की कोशिश कीजिए सभी। जैसे हिमालय की यहाँ से निकल रही है तो ये पतली पतली दिख रही हैं, है ना। और जैसे ये समतल स्थानों पे जाएंगी, समतल में जैसे बिल्कुल एक जैसी जगह हो जिसमें ऊंचा नीचा ना हो, तो वहाँ पे क्या करेंगी, ये नदियाँ चौड़ी हो जाएंगी, विशाल दिखाई देंगी, ठीक है। इसमें यही बोला है। जो वहाँ पे एक दुबली पतली दिखाई देती थी, समतल स्थानों पर बड़ी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, अब देखो जैसे पहाड़ों पर से आएंगी नदियाँ तो ऐसे कहीं पे ऊंची पहाड़ी है, कहीं पे नीचे है, तो ऐसे लग रहा है पानी ऊंचा नीचा उछल रहा है ना। तो इनका उछलना कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। हंसते क्या है, जब वो पहाड़ों से गिरती हैं तो इनकी आवाज़ आती है ना नदियों की, तो उनको वो हंसना खिलना बोल रहा है राइटर। उसकी ये भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? जब वो समतल स्थानों में पहुंच जाती है, मैदानों में पहुंच जाती है, तो इनका हंसना खिलना और ऐसे उछल कूद करना नदियों का कहाँ चला जाता है?
सिंपल सी बात है, सीधे उनको चौड़ा और अच्छा स्थान मिलेगा तो वो चुपचाप निकल जाएगा पानी। और जहाँ पे पानी का स्थान निकलने के लिए थोड़ी जगह होती है पहाड़ों में, तो उछल कूद करती हुई नदियाँ, ऐसा लग रहा है उछल कूद करती हुई हंसती हुई आ रही हैं। ठीक है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल विश्व में नहीं होता। विश्व में होता है आश्चर्य। ठीक है। जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर, अगर मैं किसी भी किसी भी लड़की को देखता हूँ तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि मैं इन नदियों के बाल लीलाओं को देखता हूँ। कब कैसे हंसती हुई ऊपर से गिरती हुई पानी को आवाज़ें करती हुई आती है, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? ये राइटर कह रहा है कि ये नदियाँ अपने पिता को छोड़कर कहाँ जा रही हैं, कौन से लक्ष्य पर जा रही है। और भी जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, इनके पिता का विराट रूप प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अतृप्त होता है तृप्त ना होना, अगर इनके पिता हिमालय हैं, इनके हिमालय से भी अगर इनका हिमालय का प्यार पाकर भी ये तृप्त नहीं हुई है, तो वैसा कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपमाएँ, ऐसा है इसका लीला निकेतन। यानी कि जब ये नदियाँ निकलती हैं घाटियों से, छोटे छोटे पौधों से, सब्जियों के मधुर अलग अलग कलियों के पास से, तो क्या होता है, तो इनका लीला निकेतन सब जगहों से निकलते हुए दिखता है। खेलते खेलते जब ये जरा सी दूर नहीं, जब ये इन सभी जगहों से खेलते खेलते नदियाँ आगे निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों से पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ये कह रही है जब ये यहाँ से सभी स्थानों से निकलकर और आगे पहुँचती हैं, तो ये जो पेड़ है ना, ये सभी पेड़ों के नाम है, तो यहाँ पहुँचकर जंगलों में जाकर इनको आपस में बात करती होंगी नदियाँ कि देखो हमारे पिता, मतलब अपने पिता को याद करके उसको पीछे की बातें नदियों को याद आती होगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में है हिमालय, तो विराट मौन के सिवा उसके पास और रखा ही क्या है? हिमालय के पास और रखा ही क्या है? ये क्या है, उत्तर में जो विराट हिमालय है वो मौन खड़ा है, उसके पास रखा ही क्या है? ये नदियाँ ही तो उसकी बेटियाँ हैं। ठीक है। आगे है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो बड़ी नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदियाँ हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है जब हम इन दो बड़ी नदियों का नाम लेते हैं। कौन बड़ी नदियाँ कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जब हम इन दोनों का नाम लेते हैं तो ये सारी जो नदियाँ हैं वो हमारे सामने, हमारे हिमालय की जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो हमारे सामने नाचने लगती है, ऐसा मतलब हमें दिखाई देती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कि ये दो नदियां हैं ना, जो हिमालय, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो हिमालय के पिघले हुए दिल से एक एक बूंद जो पिघलता है हिमालय, तो उनके रूप में ये नदियां निकलती है और बड़ी बड़ी महानदों के रूप में निकलकर समुद्र में प्रवाहित होती है। फिर ये धीरे धीरे चलती हुई समुद्र में चली जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज, तो इसमें समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है, समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है, और पर्वतराज किसको बताया? हिमालय को। तो कितना सौभाग्यशाली है ये समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि ये बहती बहती ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ पे जाती है? समुंदर में जाके मिल जाती है। और बेटियाँ किसकी है? ये हिमालय की बेटियाँ हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। ये कहा है कि जिन्होंने सिर्फ इनको मैदानों में ही देखा है, जैसे नदियाँ मैदानों में आ गई, नीचे आ गई ना मैदानों में यहाँ पे, तो जैसे नदियाँ मैदानों में आ गई तो
जैसे नदियों को मैदानों में देखा होगा तो उनको ये ध्यान नहीं होगा कि कैसे, उनको ये पता नहीं होगा कि बूढ़े में हिमालय की गोद में बच्चियाँ कैसे कैसे खेल खेल के आई हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप तो हिमालय के ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी। इसमें ये कहा है कि बच्चियां जब ये नदियां हैं, जब वो बड़ी होती जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र को दामाद कहा है और हिमालय को ससुर कहा है। ठीक है, जब वो समुद्र में मिल जाती है, जिस तरह बेटियों की शादी होती है और वो अपने ससुराल चली जाती है, उसी तरह वो नदियाँ भी अपने समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र को दामाद का है और हिमालय को ससुर का है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। आगे है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रित बेत्वा नदी का प्रेम का प्रतिपादन देते हुए तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। देखो, कालिदास ने एक रचना की थी मेघदूत। मेघदूत में क्या था कि एक प्रेमी और प्रेमिका दूर दूर रह रहे थे, बिछड़े हुए थे, तो जो उसका प्रेमी था उन्होंने बादलों के थ्रू अपनी प्रेमिका के लिए संदेश भेजा था। ठीक है, तो यही है उसमें ये, तो इसमें उन्होंने नदियों के थ्रू संदेश भेज रहे हैं। तो यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। चंचल नदियों को देखकर वो बात मुझे याद आ गई और सोचा कि शायद वह महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, यानी कि पहाड़ी घाटियों में देखेगा और फिर वो समतल मैदानों में देखेगा, तो अलग अलग कंडीशनों में देखेगा ना। पहाड़ी घाटियों में तो वो उछल कूद करती हुई दिखाई देती है, पतली पतली दिखती है, और जब वो समतल स्थानों पे आ जाती है तो क्या होता है, वो बहुत चौड़ी और शांत सी शक्ल में दिखाई देती है। तो वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आगे देखिए, काका कालेकर भी राइटर है ने नदियों को लोक माता कहा है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि काका कालेकर ने नदियों को क्या संज्ञा दी है, तो उन्होंने लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। माता समझने से पहले अगर हम इनको बेटियां देखें तो क्या है नदियों को। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। प्रेयसी होता है प्रेमिका। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने नदियों को दिया है। ठीक है, कईयों ने तो बहन का स्थान दिया नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई। थीलिंग तिब्बत की बात है, मैं तिब्बत में था, मन उचट गया था, मेरी तबीयत ढीली थी और सतलुज के किनारे में बैठ गया था और दोपहर का समय था और मैं पैर लटकाए पानी में पैर लटका रखे थे और थोड़ी ही देर में उस पर गतिशील जल ने असर डाला। जो सतलुज का जो पानी था उसने मेरे ऊपर असर डाला और मेरा मन ताज़ा हो गया। तो मैं लगा गुनगुनाने। क्या गुनगुनाया भाई उसने, देखिए, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो राइटर क्या कह रहा है, तो मैं ये गुनगुनाने लगा। जब मेरा मन ताज़ा हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ, तो मैंने ये गाना शुरू किया। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटक खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। कि हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो, तुम अचरज बहन अचरज हो और तुम्हारी हमेशा तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला अचरज है, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित होता है खुश होना, और मेरा मन खुश हो गया है और मेरी थकावट, खुमारी होता है थकान, और मेरी थकान हट गई है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी हो और ये हिमालय तुम्हारा बाप है, चिंतित है फिर भी चुपचाप है। चिंतित क्यों है भाई? चिंतित इसलिए है कि मेरी बेटियाँ मुझसे दूर जा रही है, इसलिए वो हिमालय चिंतित है पर चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम
अद्भुत छाप तुम्हारी प्रकृति के नट पर। जैसे कि नट और नटनी का खेल होता है ना, जैसे वो नटनी उस पे चढ़ के रस्सी पे चलती है, तो उसी तरह तुम भी प्रकृति के ऊपर चित्रपट खोल रख रखे हैं और तुम्हारी यह अद्भुत छाप हिमालय ने छोड़ी है। ये जय हो सतलुज बहन तुम्हारी जो अनुपम अद्भुत छाप है हिमालय पर, यह इसलिए जय हो तुम्हारी सतलुज बहन, तुम्हारी हमेशा जय हो। तो इसने ये कविता गाई है नागार्जुन जी ने, और ये बड़ा ही आसान चैप्टर था, पर ऐसे आपको समझ के नहीं पढ़ोगे तो बड़ा टफ लगेगा। तो सभी बच्चे अभी की अभी जिसने भी सुना है इस चैप्टर को, अभी इसी वक्त इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, कंप्लीट आपके सभी क्वेश्चन आंसर सभी कुछ उसमें हो जाएंगे, और अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे से धीरे धीरे पढ़िए और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है ये। और इसका राइटर का ध्यान रखिए, और क्वेश्चन में आता है कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसका राइटर का नाम भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी लिख दिया करो, तो उसमें अच्छा इंप्रेशन बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी के, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से अच्छे से पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू।